नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं 11 अप्रैल 2023 के रोज की सुर्खियां। पहली सुर्खी का संबंध है गौतम अडानी से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी समय से एक सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी समूह के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। कोई जवाब आ नहीं रहा था, लेकिन अब आ गया है। खुद गौतम अडानी की कंपनी ने ही जवाब दिया है। अडानी समूह ने 10 अप्रैल को 2019 से लेकर अब तक अपनी कंपनियों की बेची गई कुल हिस्सेदारी का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि ग्रुप को अपने शेयर्स बेचने से 2.87 अरब डॉलर यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए मिले हैं और 23 में से लगभग 20,000 करोड़ बिजनेस में लगाए जा चुके हैं। राहुल गांधी इस सवाल के पीछे क्यों पड़े थे, अब ये भी बता देते हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत के एफडीआई डेटा का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हाल के सालों में अडानी समूह में जितना बाहरी निवेश आया है उसका लगभग आधा हिस्सा उनके ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी से ही आ गया है। रिपोर्ट में बाकायदा कोट किया गया था कि 2017 से 2022 के बीच अडानी और उनके परिवार से जुड़ी ऑफशोर कंपनीज ने अडानी ग्रुप में कम से कम 2.7 अरब डॉलर का निवेश किया है। इस दौरान अडानी को कुल निवेश मिला 5.7 अरब डॉलर यानी तकरीबन 46,000 करोड़। रिपोर्ट की माने तो इसमें से 45.4% अडानी और उनके परिवार से जुड़ी ऑफशोर कंपनीज का ही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से इतर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि अडानी समूह को शेल कंपनी से 20,000 करोड़ रुपए मिले हैं। जैसा हमने आपको बताया, इन आरोपों पर अडानी समूह की प्रतिक्रिया आ गई है। ग्रुप का दावा है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और इस समय उन्हें बर्बाद करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। दूसरी सुर्खी जुड़ी है जॉर्ज सोरोस से। भारत में इनकी पहचान प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोकतंत्र के आलोचक के रूप में बनी हुई है। अडानी समूह पर भी सोरोस ने भारत सरकार को घेरा था और तब जवाब में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोरोस को ओल्ड, रिच, ओपिनियनेटेड एंड डेंजरस बताया था। माने सोरोस एक ऐसे हठधर्मी बूढ़े रईस हैं जो बोल रहे हैं, और डेंजरस का मतलब तो आप जानते हैं, खतरनाक। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इन्हीं डेंजरस जॉर्ज सोरोस के संगठन को भारत से भी फंडिंग मिलती रही है, वो भी बीते कई सालों से। पूरा माजरा बताते हैं। 2005 में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड UNDEF। मकसद गैर सरकारी संगठनों और सिविल सोसाइटी के जरिए दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देना। UNDEF में 45 के करीब देश योगदान देते हैं। सबसे ज्यादा योगदान करने वाले देशों में यूएस, स्वीडन और जर्मनी के बाद भारत का नंबर आता है चौथा, यानी हम भी फंडिंग करते हैं दूसरे एनजीओज की। अब मुद्दे पर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए श्यामलाल यादव और निरुपमा सुब्रमण्यन ने एक खोजी रिपोर्ट की है। इसके मुताबिक UNDEF को जो वित्तीय मदद मिली उसका एक हिस्सा ऐसे एनजीओज और सिविल सोसाइटी संगठनों को मिला जिनका कोई ना कोई संबंध जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन OSF से है। वो भी तब जब 2016 से सोरोस का OSF भारत के गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारत में किसी संगठन या व्यक्ति को वित्तीय मदद नहीं दे सकता। यानी वो पैसा अगर यहाँ किसी को देना चाहे तो वो वॉच लिस्ट में है, लेकिन हमारा पैसा जा करके उनको मिल रहा है। बावजूद इसके भारत की वित्तीय मदद सोरोस तक बराबर पहुंच रही है और 2015 से डिटेल्स जारी की है इंडियन एक्सप्रेस ने। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब तक UNDEF को $32 मिलियन यानी आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से तकरीबन 262 करोड़ रुपए का चंदा दे चुका है और इसका एक हिस्सा OSF से जुड़े संगठनों को भी गया है। रिपोर्ट में मेंशन हुई बातों को पॉइंट्स में कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। 2015 से लेकर अब तक UNDEF ने लोकतंत्र को मजबूत करने वाले 276 प्रोजेक्ट्स को फंड किया। इसमें से 68 प्रोजेक्ट्स सोरोस के OSF से जुड़े संगठनों के थे। वो या तो OSF के पार्टनर थे या उससे डोनेशंस लेते थे। इस विरोधाभास को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन से सवाल किया गया था। रिपोर्ट के लिए इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को ट्रांसफर किया गया। अब तक मामले पर टिप्पणी आई नहीं है। अगली सुर्खी पर बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं। 9 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की मीटिंग में शामिल होने वित्त मंत्री पहुंची थी वॉशिंगटन। इस दौरान वो पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम में गई। वहां उनसे भारत में मुसलमानों पर हो रही कथित हिंसा को लेकर पूछा गया एक सवाल। इस पर सीतारमण ने कहा कि अगर भारत में मुसलमानों का जीवन मुश्किल बना दिया गया है तो आज़ादी के बाद से मुस्लिम आबादी बढ़ क्यों रही है। इसके बाद वित्त मंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र किया, कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत में मुसलमानों की स्थिति बेहतर है। Largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality
their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. अगली सुर्खी कर्नाटक से है। कर्नाटक चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे आएंगे। सारी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं। भाजपा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है, लेकिन इससे पहले ही पार्टी में असंतोष दिखने लगा है। खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को कथित तौर पर टिकट नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से वो पार्टी से उखड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी से पुनर्विचार करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि वो किसी भी सूरत में चुनाव तो लड़ेंगे ही। शेट्टार 6 बार के विधायक हैं, BS येदियुरप्पा के वफादार माने जाते हैं और 2012 में जब राज्य भाजपा खनन विवाद में फंसी थी तब वो DV सदानंद गौड़ा की जगह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। 11 अप्रैल की शाम को उन्होंने एक प्रेस मीट भी की। यहीं उन्होंने खुलासा किया कि एंड टाइम पर आला कमान ने उन्हें आगामी चुनाव न लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, मैं बहुत निराश हूं, मैंने पार्टी के लिए 30 साल से ज़्यादा काम किया और पार्टी को खड़ा किया। वो मुझे 2-3 महीने पहले सूचित कर सकते थे, तब मैंने इसे स्वीकार कर लिया होता, लेकिन नामांकन दाखिल करने से कुछ दिन पहले मुझे चुनाव लड़ने की सूचना दी गई। मैंने पहले निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार शुरू कर दिया है। जब उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने से मना किया तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं किसी भी कीमत पर चुनाव तो लड़ूंगा ही। मैंने उनसे पूछा है कि क्या सत्ता विरोधी लहर है या कोई आरोप है। मुझे विश्वास है कि मेरे अनुरोध पर वो विश्वास करेंगे। आखिरी सुर्खी ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बनी है। उन्होंने फिर से अब कह दिया है कि अब की बार 300 पार। डिब्रूगढ़ में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा असम में 14 में से 12 और देश भर में 300 से ज़्यादा सीटें निकाल लेगी। अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, कल अरुणाचल में थे, आज डिब्रूगढ़ पहुंचे। ऊपरी असम में भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के लिए वो वहां गए थे। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र के 6 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का बेस होगा। असम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री। और क्या कहा उन्होंने वो भी बता देते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ की, कहा कि बोडोलैंड में आज शांति है, कार्बी आंगलोंग शांतिपूर्ण हो गया है, उग्रवादी आदिवासी समूहों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, असम सभी पड़ोसी राज्यों के साथ अपने सीमा विवाद सुलझा रहा है, कभी आंदोलन और आतंकवाद से पीड़ित असम आज बिहू के गीत गा रहा है, ऐसा अमित शाह का कहना है। बिहू से याद आया, बिहू 14 अप्रैल को है और इस बार प्रदेश में इसे बहुत भव्य तरीके से मनाया जाना है। खबर है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 11,000 डांसर्स परफॉर्म करने वाले हैं। ये थी आज की सुर्खियां। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। नमस्ते। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।